बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी के सारे बेली एंड लव के टेबल्स तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी। तो सबसे पहले टेबल में लिखा है कि अगर आपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है तो स्ट्रेस फ्री पेरी ऑपरेटिव पीरियड चाहिए, और होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए हमें रिससिटेशन करनी है। नंबर 2 सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। नंबर 3 क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद अगर हमारी बॉडी में कोई सर्जिकल स्ट्रेस होता है, सर्जरी होती है, ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, क्रिटिकल इलनेस होती है, तो इसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स होता है न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जिसको बोलते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, और तीसरा आ जाता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इन तीनों को पढ़ लेते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स के अंदर दो फेज होते हैं, एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है कि पिट्यूटरी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, ये आपके तीन होते हैं, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन। ये कॉर्टिसोल के एक्शन को इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट करते होते हैं। ओके तो एक्यूट फेज में क्या होगा, पिट्यूटरी और कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। क्रॉनिक फेज में हाइपोथैलेमस की सप्रेशन होता है और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स का लेवल भी कम हो जाता है। यानी एक्यूट फेज से शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होता है, और जो क्रॉनिक फेज है उससे वेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की वजह से होता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा की वजह से। लेकिन जैसे ही प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं, इसके बाद साइटोकाइन एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। साइटोकाइन एंटागोनिस्ट या सॉल्युबल रिसेप्टर, दिस इंक्लूड इंटरल्यूकिन 1 R A और TNF SR जो होते हैं। यानी अगर ये साइटोकाइन के एंटागोनिस्ट और सॉल्युबल रिसेप्टर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आता है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा होते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द इंजरी, इसमें तीन चीज़ें होती है। नंबर 1 इंजरी होगी तो आप इमोबाइल हो जाओगे, रेस्ट लोगे, एनोरेक्सिया होता है। नंबर 3 कैटाबॉलिज्म होता है, ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए होती है। ओके अब जो न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स होता है जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक फेज थे, उसके तीन पर्पस होते हैं। नंबर 1 एसेंशियल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना सर्वाइवल के लिए। नंबर 2 एनाबोलिज्म को पोस्टपोन करना, कैटाबॉलिज्म करवाना। नंबर 3 होस्ट की डिफेंस को ऑप्टिमाइज करना। वंस अगेन ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए होते हैं, और अगर लंबे हो जाए, क्रॉनिक फेज आ गया तो क्रॉनिक वेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपर मेटाबॉलिज्म। इंजरी के बाद कैटाबॉलिज्म या हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेनली एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से होता है। ओके जब भी टिश्यू की इंजरी होती है तो कैटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाती है, स्केलेटल मसल में वेस्टिंग होती है। स्केलेटल मसल अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते हैं फॉर मेटाबॉलिक सपोर्ट ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स। और ये जो कैटाबॉलिज्म होती है या स्केलेटल मसल की वेस्टिंग होती है, ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है, यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम मैकेनिज्म की वजह से। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो स्केलेटल मसल की वेस्टिंग होगी, मतलब इमोबाइल हो जाएगा। इसकी वजह से हाइपोस्टैटिक निमोनिया या डेथ हो सकती है। ओके इसके बाद क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी क्या होगा, कोई इंजरी होगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो लीवर के अंदर क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स बढ़ जाती है, कुछ प्रोटीन कम हो जाती है। यानी लीवर के अंदर क्या होगा, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स आएगा। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में पॉजिटिव रिएक्टेंट के अंदर आपकी पॉजिटिव रिएक्टेंट के अंदर आपकी CRP आ जाती है, जिनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, और जो नेगेटिव रिएक्टेंट है वो एल्ब्यूमिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेजर सर्जरी या ट्रॉमा के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंज देखने को मिलता है। जब मेजर सर्जरी या क्रिटिकल इलनेस होगी तो कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म की वजह से फैट का मास और स्केलेटल मास कम हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस है। इसके बाद वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो जो कि इंजरी के रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। नंबर 1 अगर हैमरेज हो, नंबर 2 हाइपोथर्मिया हो, नंबर 3 टिश्यू का एडीमा या स्कीमिया हो, स्टारवेशन हो या इमोबिलिटी हो। ये क्या करते हैं टिश्यू की इंजरी के रिस्पॉन्स को बढ़ा देते होते हैं फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच, ताकि हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम कर सके। नंबर 1 मिनिमल एक्सेस सर्जरी करें ताकि वूंड का साइज कम से कम होगा, पेन, ब्लीडिंग, हैमरेज, इन्फेक्शन, वूंड डिहीसेंस कम से कम होगा। नंबर 2 पेनफुल स्टिमुलस को आपने ब्लॉक करना है। कैसे ब्लॉक करोगे, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, स्पाइनल एनाल्जेसिया या वूंड कैथीटर है। स्टार्वेशन को कम से कम देना है, फूड खिलानी है, और अर्ली मोबिलाइजेशन करनी होती है। ओके चैप्टर नंबर 2 इज शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब शॉक के अंदर आपको पता है कि शॉक डिफरेंट टाइप्स का होता है, हाइपोवोलेमिक होता है, कार्डियोजेनिक होता है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि ये सारे शॉक में कार्डिक आउटपुट कम होती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपके सेप्टिक, एनाफिलैक्टिक और न्यूरोजेनिक शॉक आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनार्ड, नीमोथोरेक्स इंक्लूड आते हैं। ठीक है कार्डियोजेनिक में आपका MI एरिथमियास आ जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक इसको दो में डिवाइड करते हैं, हैमरेजिक और नॉन हैमरेजिक में बर्न्स आ जाता है। इसके अलावा आपके वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया ये इंक्लूड होता है। ओके तो ये आपने देख लेना
है। अच्छा, इन सारे शॉक के अंदर बेस डेफिसिट बढ़ जाता है, यानी लैक्टिक एसिड से ज़्यादा देखने को मिलता है हाइपोक्सिया की वजह से। ओके, और जो वीनस प्रेशर है, यहाँ पे वीनस प्रेशर क्या इंडिकेट करता है, जेवीपी को या प्री लोड को इंडिकेट करता है, जो कि कार्डियोजेनिक में और ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सारे शॉक में टैकीकार्डिया होता है, कौन से शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, तो उसका आंसर है न्यूरोजेनिक शॉक। ओके, आगे पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक। क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक को पढ़ने के लिए आपने शॉक को दो में डिवाइड करना है, कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड। जो डीकंपनसेटेड होता है उसके आगे मजीद 3 क्लास होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। अब शॉक के अंदर आपने 6 चीज़ों को देखना होता है, लैक्टिक एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियसनेस लेवल, ब्लड प्रेशर, पल्स और हार्ट रेट होती है। अब एक बात रट्टा मार लेना कि अगर कंपनसेटेड शॉक है तो लैक्टिक एसिड +1 का होगा और इसमें पल्स माइल्डली इंक्रीज होगी। ओके, माइल्ड के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड +2 का होगा, बल्कि आप ऐसे भी रट्टा मार सकते हो, माइल्ड के अंदर यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, मॉडरेट में माइल्ड हाइपोटेंशन है, और सीवियर में आपको क्या होती है, सीवियर हाइपोटेंशन होती है। बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि शॉक में क्या होता है, शॉक में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता होता है, यूरिन आउटपुट खत्म हो जाती है, कॉन्शियसनेस लेवल खत्म हो जाती है, यानी बंदा कोमाटोस हो सकता है। रिस्पायरेटरी रेट पहले तो इनिशियली इंक्रीज करता है लेकिन फिर लेबर्ड हो सकता है, पल्स रेट ज़्यादा हो सकता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एंडोक्राइन शॉक, जो कि एडिसन डिजीज या एड्रीनल इंसफिशियंसी की वजह से होता है। अब शॉक की वजह से ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लंग्स में एआरडीएस हो जाता है, किडनी में एक्यूट रेनल फेलियर हो जाएगा, क्लॉटिंग में कोआगुलोपैथी, और हार्ट में क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको कार्डियोवास्कुलर फेलियर देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन की वजह से। अब शॉक वाले पेशेंट में आपने किन किन चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, आपने पल्स को लेना होता है, ईसीजी करोगे, पल्स ऑक्सीमेट्री करा लोगे, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट, ये कम से कम चीज़ें होती है। ओके, बाकी एडिशनल चीज़ों में आप सीवीपी लाइन लगा लोगे, आप बेस डेफिसिट, लैक्टिक एसिडोसिस, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर देख लोगे, कार्डिक आउटपुट देख लोगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गन या सिस्टमिक परफ्यूजन के लिए क्या क्या चीज़ों को मॉनिटर करोगे। सिस्टमिक परफ्यूजन को देखने के लिए, ओवरऑल देखने के लिए जो पैरामीटर्स है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो आपकी लैक्टिक एसिडोसिस है, बेस डेफिसिट आ जाता है, इसके अलावा आपकी मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है। जो मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है ये वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। अगर वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है शॉक की वजह से तो ये कम हो जाएगी, और अगर वेजो डायलेटेशन हो रही है लाइक सेप्टिक शॉक में तो ये बढ़ जाती है। ऑर्गन परफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं, मसल्स को और ब्रेन को देखने के लिए हम टिश्यू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड या नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते होते हैं। ओके, इसके अलावा गट में क्या क्या करते हैं, गट के अंदर आप सब लिंगुअल कैप्नोमेट्री है, ओके, डॉपलर फ्लोमेट्री आ जाएगा, और गट म्यूकोजल पीएच आ जाएगा। ओके, किडनी के लिए यूरिन आउटपुट है, और आके ब्रेन के लिए कॉन्शियसनेस लेवल आ जाती होती है। तो ये चैप्टर भी अच्छे से हो गया। ओके, नहीं बल्कि रहता है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल सर्जरी है। डैमेज कंट्रोल सर्जरी से पहले डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पहले आप पेशेंट एंटीसिपेट करते होते हैं, आप प्राइमरी सर्जरी करते हैं, फिर आईसीयू में केयर करते हैं, फिर सेकेंडरी सर्जरी करते हैं, फिर आप एब्डोमेन को क्लोज करते हैं। तो जो डैमेज कंट्रोल सर्जरी होता है इसमें आप हैमरेज को रोकोगे, आप इसमें लीथल ट्रायड और डेथ को अवॉइड करोगे, जिसमें कोआगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया आ जाता है। हैमरेज को रोकोगे, आप सेप्सिस को रोकोगे। ओके, हैमरेज को, सेप्सिस को रोकोगे, मजीद इंजरी ना हो तो उसको रोकोगे, नथिंग एल्स। HIS से रट्टा मार सकते हो, हैमरेज, इंजरी और सेप्सिस है। इसके बाद पेरी ऑपरेटिव आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है। अगर HB 6 से कम है, 7 से कम होता है तो आपका ट्रांसफ्यूजन का फायदा होगा। ओके, अगर 6 से लेकर 8 है लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं है या कोई सर्जरी नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन का कोई फायदा नहीं है। 8 से ज़्यादा है तो ट्रांसफ्यूजन का कोई फायदा नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, तो यह हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है वुंड्स हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर्स वाला। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले वुंड किस जगह पे है, साइट ऑफ द वुंड। नंबर 2 वुंड की इसका स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 3 वुंड कैसे प्रोड्यूस हुआ है, इंसाइज वुंड था जो कि टाइडी वुंड होता है, क्रश वुंड था जो कि अनटाइडी वुंड या इवल्जन वुंड है। नंबर 3 आपने कंटामिनेशन देखनी होती है वुंड में। नंबर 3 को टिश्यू का लॉस तो नहीं हो रहा उस वुंड में। इसके अलावा दूसरे लोकल फैक्टर है, दूसरे लोकल फैक्टर में वास्कुलर या फिर आर्टिकल या वीनस इंसफिशिएंसी है या प्रीवियस रेडिएशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। सिस्टमिक फैक्टर में क्या होती है, सिस्टमिक फैक्टर में आपके मैल न्यूट्रिशन या वाइटामिन्स मिनरल डेफिशिएंसीज होती है। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी लाइक एड्स है, HIV आप इंक्लूड कर लो, स्टीरॉइड्स आ जाता है, कीमोथेरेपी ड्रग्स आ गया, मेडिकेशन स्टीरॉइड्स आ जाएंगे। ओके, या स्मोकिंग है। इसके बाद वुंड हीलिंग की, वुंड क्लोजर या वुंड हीलिंग के 3 टाइप्स होती है। एक होती है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है कि वुंड कैजेस को आप अपोस्ट करते होते हैं। ओके, इसमें टिश्यू का रिएक्शन रिलेटिवली कम होता है, यानी लेस इन्फ्लेमेशन, लेस ग्रैनुलेशन टिश्यू, नॉर्मल हीलिंग होती है, स्कार कम से कम होता है। सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है, वुंड कैजेस को हम लेफ्ट ओपन कर देते हैं, हीलिंग होती है, पहले इन्फ्लेमेशन होगी, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू आएगा, फिर वुंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर एपिथेलियाइजेशन देखने को मिलती है। इसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती है, वो स्कार बड़ा गंदा बनता होता है। टर्शियरी इंटेंशन हम कॉन्टामिनेटेड वुंड में करते होते हैं, इसको बोलते हैं हम डिलेड प्राइमरी इंटेंशन। इसमें वुंड को इनिशियली ओपन करते हैं, फिर वुंड कैजेस को अपोज करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। इसके बाद वुंड 2 तरह का होता है, टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड है। ओके, जो टाइडी वुंड होता है ये इंसाइज वुंड होता है, यानी
इंसाइज वुंड से प्रोड्यूस होता है, जबकि अनटाइडी क्रश या इवलियन वुंड की वजह से प्रोड्यूस होता है। टाइडी वुंड क्लीन होता है, अनटाइडी वुंड कंटामिनेटेड होता है। और टाइडी वुंड में टिश्यू हेल्दी होते हैं, अनटाइडी वुंड में डिवाइटलाइज टिश्यू होते हैं। टाइडी वुंड में टिश्यू का लॉस कम होता है, अनटाइडी वुंड में टिश्यू का लॉस ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद एक्यूट वुंड की मैनेजमेंट है, इसका मिमोनिक होता है CDRS। C से क्लिनसिंग आ जाएगा, D से डायग्नोसिस और डिब्राइडमेंट आ जाएगा, R से रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यूज आ जाएगा, S से स्किन कवर और स्किन की क्लोजर करना होता है विदाउट टेंशन, और C से केयरफुल टिश्यू हैंडलिंग भी आ जाती है। इसके बाद एटियोलॉजी ऑफ लेग अल्सर है। एटियोलॉजी ऑफ लेग अल्सर के अंदर वीनस डिजीज की वजह से अल्सर हो सकते हैं, वीनस अल्सर हो सकते हैं, और वीनस अल्सर वीनस हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, लाइक वेरिकोस वेन है। इसके बाद आर्टीरियल अल्सर होते हैं, स्मॉल वेसल्स के अंदर डिजीज होती है, उसको बोलते हैं हम डायबिटीज, और लार्ज वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। आर्थराइटिस की वजह से हो सकते हैं, लाइक आप कह सकते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से लाइक टीबी, सिफिलिस, न्यूप्लेजिया की वजह से हो सकते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर जो होता है अल्सर, उसके एलिवेटेड मार्जिन होते हैं, जबकि बेसल सेल कार्सिनोमा में आपको इवर्टेड नहीं, स्क्वेमस में आपको इवर्टेड एजेस देखने को मिलते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा में एलिवेटेड हो सकते हैं, रोल्ड या रोडेंट अल्सर देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, प्रेशर सोर्स वाले पे आ जाते हैं। प्रेशर सोर्स की लोकेशन क्या होती है? इसकियम है, ग्रेटेट्रोकांटर होता है, सैक्रम होता है, हील होता है, मेलियोलस है, खासतौर पर लैटरल मेलियोलस में ज़्यादा होता है और ऑक्सीपिटल रीजन में ज़्यादा होते हैं। इसके बाद प्रेशर सोर्स के हम स्टेजिंग पे आ जाते हैं। स्टेजिंग के अंदर 1 2 3 4 आ जाती है। 1 में नॉन ब्लांचेबल एरिथेमा होता है विदाउट एनी ब्रीच इन द एपिडर्मिस। 2 में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस को इन्वॉल्व करता है। 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा रहा होता है लेकिन फेशिया को इन्वॉल्व नहीं करता। और 4 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है थ्रू द फेशिया, और इसमें मसल, टेंडन, बोन या ज्वाइंट की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती होती है। इसके बाद साइंस एंड सिम्टम ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, तो इन्फ्लेमेशन के साइंस सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, लाइक पेन है, एडिमा है, स्वेलिंग है, क्रैपिटस है, टिश्यू की ब्लिस्टरिंग है। इसके अलावा यहाँ पे डिश वाटर पस देखने को मिलती है जिसको ग्रेश ड्रेनेज कहते हैं। पिंक ऑरेंज स्किन की स्टेनिंग होती है। कोआगुलोपैथी देखने को मिलती होती है। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक और किलोइड स्कार का ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? आप प्रेशर दे सकते हो लोकल मोल्डिंग की फॉर्म में, या इलास्टिकेटेड गारमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन जेल शीटिंग है, और 2 आपने याद रखने हैं, एक है इंट्रालेजनल ट्राइएम्सिनोलोन इंजेक्शन और दूसरा एक्सीएन है। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, एक्सटर्नल बीम या इंटरनल जो कि ब्रेकीथेरेपी होती है, विटामिन ई या पाम ऑयल मसाज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्जिकल इन्फेक्शन वाला। सर्जिकल इन्फेक्शन में सबसे पहला हाइपोथेसिस है कोच पास्टुलेट। कोच पास्टुलेट ये कहता है कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है इट इज एसोसिएटेड विद गिवन डिसीज। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या होता है? ओके, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए यह होता है कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है इट मस्ट बी फाउंड इन एवरी केस, हर केस में होना चाहिए। नंबर 2, इसको होस्ट से हम आइसोलेट कर लेना चाहिए और उसको कल्चर में ग्रो कर देना चाहिए। नंबर 3, सेम डिजीज करवाई जबकि इसको किसी और होस्ट में ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करे। और नंबर 4, आप उसको रिकवर भी कर सकते हो उस इन्फेक्टेड होस्ट से। ठीक हो गया। इसके बाद हम एडवांसेस इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड सर्जरी के क्या क्या एडवांस आ चुके हैं। नंबर 1, एसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर आ गया, ओटी एसेप्टिक आ गया। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपने रट्टा मार लेना है। ओके, नंबर 3 कहाँ चला गया? अच्छा, ओके, नंबर 3, डिलेड प्राइमरी जिसको हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन कहते हैं, और सेकेंडरी क्लोयर वुंड का आ गया जो कि हैवी कंटेमिनेटेड वुंड के लिए होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है? एक्सोजीनस है या एंडोजीनस होता है? एंडोजीनस जो कि होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन फॉलोइंग द कंटेमिनेशन ऑफ वुंड फ्रॉम परफोरेटेड अपेंडिक्स है। और एक्सोजीनस में जो सोर्स होता है बॉडी से बाहर पड़ा होता है, लाइक ओटी में पड़ा हो सकता है, वार्ड में पड़ा हो सकता है। ओटी में है कि पुअर एंटीसेप्सिस है, वार्ड में पड़ा हुआ है कि हैंड वॉशिंग कंप्लायंस नहीं है, और ये नोजियोकोमियल इन्फेक्शन होता है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि वुंड इन्फेक्ट होगा या नहीं होगा? नंबर 1, होस्ट का रिस्पॉन्स क्या है वुंड के लिए। नंबर 2, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी विरुलेंसी और इनोकुलम क्या होता है। नंबर 3, उस टिश्यू की वास्कुलैरिटी या हेल्थ क्या होती है। नंबर 4, डेड या फॉरेन टिश्यू के होता है या नहीं। और लास्ट में एंटीबायोटिक ड्यूरिंग द डिसीसिव पीरियड, ऑलमोस्ट आई थिंक 4 से 6 घंटे, 4 घंटे होता है बल्कि आई थिंक। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर वुंड इन्फेक्शन? सेम रिस्क फैक्टर है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ओके, बाकी मैं मोटे मोटे डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैल न्यूट्रिशन है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज है। इम्यूनोडेफिशिएंसी है, लाइक स्टेरॉइड है, कीमोथेरेपी है, एड्स है या रेडियोथेरेपी है। मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज हो गया, यूरीमिया, जॉन्डस हो गया, या फिर पुअर टिश्यू परफ्यूजन है, फॉरेन बॉडी का सेप्सिस एंड इन्फेक्शन है। अगर मेजर वुंड इन्फेक्शन कब कहेंगे? नंबर 1, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पस ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, घर की तरफ वापसी कम से कम हो, पेशेंट से टाइम के लिए इल होना चाहिए। अब सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन की जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग के लिए हम कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं। 2 तरह के स्कोर सिस्टम होते हैं, एक है एसेप्सिस स्कोर और दूसरा होता है साउथहैम्पटन ग्रेडिंग स्कोर होता है। ओके, साउथहैम्पटन वाला कहाँ चला गया? साउथहैम्पटन वाला शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
ओके, सही है। तो आपने उसको देख लेना, साउथहैम्पटन वाला, ठीक है। तो दो तरह के स्कोरिंग सिस्टम होते हैं, ए सेप्सिस वाला और साउथहैम्पटन ग्रेडिंग स्कोर होता है। अब ए सेप्सिस में एडिशनल ट्रीटमेंट आ जाता है, एस से सीरियस डिस्चार्ज आ जाती है, ई से एरिथीमा आ सकता है, पी से पुरुलेंट एक्सुडेट है, एक और एस से सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज है, आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वुंड है, और एस से क्या होगा, स्टे इन पेशेंट ओवर 14 डेज। इस ओके, ये आ जाएगा। बाकी एडिशनल ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, इंसिजन ड्रेनेज कर सकते हैं, या वुंड की डिब्राइडमेंट है, उन सब के अलग अलग नंबर होते हैं। ओके, तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा, ए सेप्सिस वुंड स्कोर आ जाएगा। दूसरा स्कोर आपको मैंने बताया था, वो कौन सा स्कोर था, साउथहैम्पटन ग्रेडिंग स्कोर था। ओके, अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप 5 तक जाते होते हैं, ऑलमोस्ट कहाँ तक जाते होते हैं, 5 तक जाते होते हैं। ओके, क्लियर। जो क्लास 0 या स्टेज 0 होता है, इसका मतलब है नॉर्मल हीलिंग है। स्टेज 1 का मतलब है नॉर्मल हीलिंग है विद माइल्ड ब्रूजिंग या एरिथीमा। 2 के अंदर क्या होता है, ओके, 2 में एरिथीमा और साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलते हैं। सी में आपको क्लियर या होमोसिलस डिस्चार्ज देखने को मिलती है। 4 में पस होती है, और जो 5 में डीप एंड सिवियर वुंड इन्फेक्शन होता है। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ओके, एप्सेस आ जाते हैं। एप्सेस आ जाए तो आपने इंसिजन ड्रेनेज करना होता है, स्पायरेशन करना होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या नीडल या रेडिएशन गाइडेड होता है। एंटीबायोटिक जब देंगे जब एप्सेस कैविटी को आप खोल नहीं सकते थ्रू ड्रेन, और जो ओपन एप्सेस कैविटी होती है अगर खुल गई है तो आपने स्कैंड्री इंटेंशन से हील करना होता है। इसके बाद सेलुलाइटिस और लिम्फेंजाइटिस होता है, दोनों नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन होता है, दोनों पुअरली लोकलाइज्ड होते हैं। दोनों के अंदर आप कह सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन इन्वॉल्व होता है। दोनों में एज नहीं होता, पस नहीं होती, फ्लक्चुएशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ओके, यानी डिफ्यूज होते हैं, कोई एज नहीं होता, सेपरेट करते हैं मतलब कोई लिमिट नहीं होता, नॉन सुपरेटिव है मतलब कोई पस नहीं होती। सही हो गया। ओके, इसके बाद आ जाते हैं गैस गैंग्रीन। अच्छा, सेलुलाइटिस में क्या होता है, जो कल्चर नेगेटिव मिल सकते हैं। गैस गैंग्रीन पे आ जाते हैं। गैस गैंग्रीन कोलोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। ओके, क्लियर। जबकि जो आपके बाकी जो होते हैं लाइक हिड्राडिनाइटिस सुपराटिवा, ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस से होता है। अच्छा, ये भी बताता जाऊँ, अगर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस है, अगर ये ग्लूटिया रीजन पे हो तो पाइलोनेडल साइनस होता है। अगर ये एक्जिला वाली एरिया पे हो तो हिड्राडिनाइटिस सुपराटिवा होता है। अगर ये फुट पे हो तो हम इसको मधुरा फुट या माइसीटोमा पैडीज कहते होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको मैंने। गैस गैंग्रीन पे आ जाते हैं। गैस गैंग्रीन कोलोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस से होता है। इसमें फूल स्मेलिंग एप्पल डिकेइंग ऑर्डर होता है और आपको गैस देखने को मिलती होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइक डायबिटीज है या फिर डिसल सर्जरी हुई है, और इसमें आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस एसेंशियल होता है, वाइल परफॉर्मिंग एम्प्यूटेशन है। बैक्टीरियमिया के चांस कब कब देखने को मिल सकता होता है, जब एनास्टोमोटिक लीकेज ब्रेक डाउन होता है उसमें देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट में प्रोस्थेसिस है तो ये मजीद डेंजरस हो सकता है। ओके, और ये सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके बाद आ जाते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, सिर्स। सिर्स क्या होता है, ओके, सिर्स हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक हो गया, इन्फ्लेमेशन के लिए। और इसका जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते होते हैं, बॉडी सिस्टमिक रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इसको सिर्स बोलते हैं। और इसके इफेक्ट को बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, और अगर एंड स्टेज हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर। तो जो स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में आपने 4 चीज़ें नोट करनी है, चारों के चारों वाइटल्स होते हैं। बस ब्लड प्रेशर के बजाय आपने WBC नोट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइटल्स में आपका टेम्परेचर होता है 38 से ज़्यादा या 36 से कम। आगे पल्स आ जाती है, पल्स 90 से ज़्यादा, टेकिपनी आ जाता है 20 से ज़्यादा। ओके, WBC 12 से ज़्यादा या 4 से कम। सेप्सिस क्या होता है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है, विद डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है। सीवियर सेप्सिस या सेप्सिस सिंड्रोम कब लेबल करते हैं, जब सेप्सिस के साथ आपको क्या मिले, आपको ऑर्गन फेलियर मिले। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम में ARDS आपको देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, ओके, कार्डिक कंप्रोमाइज होता है और हाइपोटेंशन होता है, जो कि फ्लूइड थेरेपी से ठीक नहीं होता। किडनी में क्या हो सकता है, किडनी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। कोआगुलोपैथी देखने को मिल सकती है। अब डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड स्टेट है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। SSI क्या था, इन्फेक्टेड वुंड या डीप ऑर्गन स्पेस के इन्फेक्शन को बोलते हैं। जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन के लिए तो उसको सिर्स बोलते हैं। जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कहते हैं, और जो एंड स्टेज होता है उसको मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर कहते होते हैं। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन रिलेशन टू द वुंड कंटामिनेशन है या वुंड इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले जो सर्जरी या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, पहला है क्लीन सर्जरी जिसमें विस्कस ओपन नहीं होता, क्लीन कंटामिनेटेड जिसमें विस्कस ओपन होता है लेकिन मिनिमल स्पिलेज ऑफ कंटेंट होता है। ओके, इसके बाद कंटामिनेटेड है जिसमें विस्कस ओपन होता है लेकिन इन्फ्लेमेशन या स्पिलेज आपको देखने को मिलती है। ओके, डर्टी में क्या होता है, पस परफोरेशन या फिर आपको इंसिजन थ्रू द एब्सेस देखने को मिले। अब इनका रेट बताया हुआ, इन्फेक्शन रेट विद प्रोफाइलैक्सिस। आपने रट्टा मारना 1 से लेकर 2 क्लीन का होता है, 3, 6, 7 ये रट्टा मार लेना, उसको डबल कर लेना तो ऑलमोस्ट आपके इन्फेक्शन रेट विदाउट प्रोफाइलैक्सिस बढ़ जाते होते हैं। ओके, सही हो गया। बस 1 से लेकर 2 दोनों के लिए सिमिलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस क्लीन सर्जरी में प्रेफर नहीं करते
अनलेस एंड अनटिल उसने प्रोसेस इस्तेमाल किए हो। ओके, और ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है जो गिवन ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, और कोशिश करो सिंगल शॉट IV एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करनी है। और एंटीबायोटिक हम देते हैं इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के टाइम पे करते होते हैं। ओके, और आपने लॉन्ग ऑपरेशन हो तब रिपीट करनी है, या ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तब रिपीट करनी है, अदरवाइज रिपीट नहीं करनी होती। ओके, ठीक हो गया। और अगर हार्ट वाल्व या प्रोस्थेसिस लगे हुए हैं और अगर वो डेंटल वर्क करा रहे हैं या यूरिथ्रल इंस्ट्रूमेंटेशन करा रहे हैं या इस तरह की सर्जरी करा रहे हैं प्रोस्थेसिस वाले, तो उसमें आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। ओके, इसके बाद सर्जिकल इन्फेक्शन थ्रू द इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड टिश्यू होते हैं। ओके, तो आपने पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो टिश्यू या पस है उसके कल्चर भिजवानी होती है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए बिफोर एंटीबायोटिक कवर पॉसिबल। तो आपने ये करना होता है, अगर एंटीबायोटिक देनी है तो एम्पिरिकल देनी होती है जब तक सेंसिटिविटी ना आ जाए। और कंटेमिनेटेड वुंड को आपने प्राइमरी डिलेड प्राइमरी जिसको टर्शियरी इंटेंशन कहते हैं या सेकेंडरी क्लोजर से आपने ठीक करना होता है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक सर्जिकल ड्रेनेज को रिप्लेस नहीं करती होती। अगर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, आपने क्या करनी होती है, तब आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी होती है। प्रेफर यही है कि आप कल्चर सेंसिटिविटी कराओ एंटीबायोटिक देने से पहले। इसके बाद आ जाते हैं बेसिक सर्जिकल स्किल्स एंड एनास्टोमोसिस के अंदर। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बेनिफिट्स होते हैं। लैप्रोस्कोपिक में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, क्योंकि मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको कम देखने को मिलता है। बेटर कॉस्मेटिक होता है, पेशेंट की मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी में रिटर्न कर जाएगा, हॉस्पिटल में स्टे कम से कम होगा और नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम जल्दी कर लेगा। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो सेफ लैप्रोस्कोपी के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले प्राइमरी ट्रोकार है अम्बिलिकस में इंसर्ट करते होते हैं। ओके, ठीक है, और ओपन या सेमी ओपन टेक्निक को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू क्लोज टेक्निक होती है। और जितना ओपन इंसर्शन अम्बिलिकस से अवे करेंगे, अगर मिड लाइन स्कार है तो आपने अम्बिलिकस से दूर रहना होता है। जो सेकेंडरी ट्रोकार है उसको आपने वीएन के अंदर यानी वीएन गाइडेड इंसर्ट करना होता है। और तमाम ट्रोकार की जो पोजीशन है वो आपने परपेंडिकुलर इंसर्ट करनी होती है। ओके, सही हो गया। अगर ट्रोकार की जो साइड्स 5 मिलीमीटर इन लेंथ, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो आपने फेशियल लेयर को क्लोज करना होता है, अदरवाइज क्लोज नहीं करना होता। इसके बाद स्यूचर मटेरियल, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। स्यूचर आपको पता है कि एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक होते हैं। जो एब्जॉर्बेबल थे वो कैटगट और विक्राइल था। कैटगट आपका नेचुरल था, विक्राइल आपका सिंथेटिक था। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका नेचुरल में सिलिक आ जाता है, प्रोलीन आपको देखने को मिलता होता है। तो जो स्यूचर मटेरियल है, नंबर 1 ईजी टू हैंडल होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, चीप होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। और ओके, टिश्यू रिएक्शन कम से कम होना चाहिए, नॉन कैपिलरी, नॉन एलर्जिक होने चाहिए, इनएक्सपेंसिव होने चाहिए, नॉट अच्छे से बन जाए, स्टीराल होने चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ओके, यानी सस्ते वाले लेकिन अच्छे वाले चाहिए। ओके, नॉन कार्सिनोजेनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन श्रिंकेज है। टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन जो कि क्लीन वुंड में होती है। हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू में आपको सेकेंडरी इंटेंशन देखने को मिलती है, इसमें ब्लैक स्कार बनता होता है। टर्शियरी क्लोजर में डिलेड क्लोजर होता है, स्किन की ग्राफ्टिंग भी करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। जब इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस करना है तो जो दोनों एंड्स है उसकी ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना होता है। नंबर 2, टेंशन अप्लाई नहीं करनी, जोर नहीं लगाना होता है। नंबर 3, आपने मेजेंटेरिक वेसल को डैमेज नहीं करना बाई क्लैम्प्स और स्यूचर। नंबर 3, एट्रोमेटिक बोवल क्लैम्प्स आपने इस्तेमाल करने हैं जिनको चोट नहीं लगी, अदरवाइज कंटामिनेशन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा आपने इंटरप्टेड और कंटिन्यूस सिंगल लेयर स्यूचर आपने इस्तेमाल करने हैं जो कि सेफ होते हैं। ओके, क्लियर। और स्टेपलिंग डिवाइस है, ये अल्टरनेटिव होता है। वास्कुलर एनास्टोमोसिस, अभी हमने बोवल एनास्टोमोसिस पढ़ा था जिसमें आपको ब्लड सप्लाई अच्छी चाहिए थी, एट्रोमेटिक पार्ट चाहिए थे, टेंशन नहीं चाहिए थी, मेजेंटेरिक वेसल को नुकसान नहीं पहुंचाना था। अब वास्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, वास्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर चाहिए होते हैं। ओके, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर, नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट स्विचर इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा, या प्रोलिन भी कह सकते होते हैं, वास्कुलर सर्जरी के लिए प्रोलिन इस्तेमाल करता होता है। स्मूथ इंटीमल स्विचर लाइन आपने करनी होती है। नोट्स को आपने मल्टीपल थ्रो करनी होती है, मल्टीपल गांठ लगानी होती है नोट के अंदर, और स्विचर को आपने विद इन आउटवर्ड मूव कराना होता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी होती है। ओके ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी या फिर आप कह सकते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वुंड का साइज कम से कम होगा, जब वुंड का साइज कम से कम होगा तो वुंड का इन्फेक्शन भी कम से कम होगा, जब वुंड का इन्फेक्शन भी कम से कम होगा, डिहेसेंस कम से कम होगी, ब्लीडिंग कम से कम होगी, हर्निएशन कम से कम होगी, पेन कम से कम होगा, पेशेंट की मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी पर जल्दी चला जाएगा। अगर विजुअलाइजेशन इंपेयर्ड हो जाती है, वुंड का ट्रॉमा कम से कम होता है। लेकिन लिमिटेशन क्या होती है, अब लिमिटेशन ये होती है कि आपको अच्छा खासा सही ट्रेन बंदा चाहिए। नंबर 1, रिमोट विजन पे रिलायंस करना पड़ता है। नंबर 2, आपको टैक्टाइल फीडबैक इसमें खत्म हो जाती है। नंबर 3, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4, हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 5, न्यू टेक्निक पर रिलायंस करने पड़ती है। और लास्ट में आपको लार्ज स्पेसिमेन की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। मेन सिंपल कहूँ कि आपको रिमोट विजन और टैक्टाइल फीडबैक एब्सेंट होता है, यानी काफ़ी एक्सपर्ट बंदा चाहिए इसके लिए। इसके बाद लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी के लिए आपने क्या प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, नंबर 1, ओवरऑल फिटनेस देखनी है। ओवरऑल फिटनेस
उसमें आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डिक एरिथमिया एम्फीसीमा आ जाता है, प्रीवियस सर्जरी में आपकी स्कार और एडहियन आ जाती है। बॉडी हैबिटेट्स देखते हैं कि बंदा ओबेसिटी या स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बाकी क्लॉटिंग प्रोफाइल कराते हैं, थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सेस देते हैं और इन्फॉर्म कॉन्सेंट देते होते हैं। अब सर्जिकल प्रिंसिपल क्या होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर? नंबर 1, आपने काफ़ी केयर से अपने नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करना है। नीमोपेरिटोनियम किससे करते हैं? CO2 से करते हैं, क्योंकि चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, लेस कंबस्टेबल होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी से आराम से रिमूव भी हो जाता है। आपने एडहियन की केयरफुल डायसेक्शन करनी होती है, ऑपरेटिव फील्ड की एक्सपोजर करना होता है, ब्लीडिंग को हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, ऑर्गन डैमेज कम से कम करना और डायथर्मिक ड्रेनेज भी आपने कम से कम करना होता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी पे आ जाते हैं। प्री टर्म बेबी कब लेबर करते हैं? 37 वीक से पहले वाला। फुल टर्म 37 से लेकर 41 + 6 डेज या 42 भी कह सकते हैं। न्यू नेट 28 दिन तक होता है, इन्फेंट 1 साल तक होता है, बच्चा 16 साल तक होता है, प्री स्कूल गोइंग तो 5 साल से कम और स्कूल गोइंग चाइल्ड और एडोलेसेंट 5 से लेकर 16 तक होता है। यंग पर्सन 18 साल से नीचे वाले को कहते होते हैं। अब बच्चों के अंदर आपने आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो उसके 4 इंडिकेशन होती है। नंबर 1 रिससिटेशन के लिए, नंबर 2 मेंटेनेंस के लिए, नंबर 3 रिप्लेसमेंट के लिए अगर कोई प्रीवियस फ्लूइड था, या फिर आप ऑन गोइंग लॉसेस के लिए। ओके, अब इनकी डोजेज आपने तैयार करनी है। रिससिटेशन के अंदर आप नॉर्मल सलाइन देते हैं और 4.5% एल्ब्यूमिन कोलाइड देते हैं। ओके, रिप्लेसमेंट के लिए आपने रट्टा मार लेना है, नॉर्मल सलाइन या और साथ 0.15 KCl देते होते हैं। और मेंटेनेंस के लिए आउटसाइड द न्यूनेटल पीरियड ओके तो आप प्लाज्मा लाइट देते हैं, हार्टमैन साथ ग्लूकोज देखते हैं, या सिंपल आप रट्टा मार सकते हो 0.9% सलाइन है KCl, लेकिन साथ ग्लूकोज भी ऐड करते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी वैल्यूज है वो याद करना थोड़ा मुश्किल है, उसको छोड़ देते हैं। फास्टिंग इंस्ट्रक्शन बच्चों के केस में पीरियड सर्जरी में फास्टिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अगर क्लियर फ्लूइड है तो 2 घंटे, ब्रेस्ट मिल्क है तो 4 घंटे, और अगर सॉलिड्स है तो कितने 6 घंटे। क्लियर फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क और सॉलिड्स आ जाएगा। फिर सर्जिकल टेक्निक इन चिल्ड्रन कि आपने टिश्यू की हेडिंग जेंटल करनी होती है। नंबर 2 एब्डोमिनल इंसिजन को आपने क्लोज करना है एब्जॉर्बेबल स्यूचर में। जो बोवेल है उसके लिए भी आपने इंटरप्टेड या कंटिन्यूस सिंगल लेयर एक्स्ट्रा म्यूकोजल स्यूचर देने हैं। स्किन के लिए आपने एब्जॉर्बेबल सब क्यूटिकल स्यूचर देने होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ब्लंट लीवर का या सप्लीन का ट्रॉमा हो जाता है तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है? एक तो आपने ऑपरेशन करना होता है, लेकिन अगर लीवर या सप्लीन का ट्रॉमा हो गया है तो बंदे में हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, तो आपने हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी करनी होती है। लाइक रिससिटेशन आपने 60 ml पर kg ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे शायद होगा 60 ml पर kg। ओके, इतनी आपने रिससिटेशन आपने देनी होता है, 60 ml पर kg की देनी होती है। CT स्कैन देखना होता है। ओके, और ये देखना होता है कि कोई हॉलो विसरा की इंजरी तो नहीं, और क्लोज मॉनिटरिंग और वाइटल्स को देखना होता है। अब पीड्स में ट्रॉमा हो गया, कैसे मैनेज करोगे? पीड्स में ट्रॉमा हो गया तो आपने क्या करना है? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट को आपने फॉलो करना है। उसमें क्या होता है? ABCDE है। नंबर 1 आपने क्या करना होता है? सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलिटी करनी होती है, नेक को ओवर एक्सटेंड नहीं करना क्योंकि एयरवे को मजीद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना होता है? सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी को आप हो सकती है विदाउट द रेडियोग्राफिक साइन है। इंट्राओशियस वास्कुलर एक्सेस आपने प्रोवाइड करना है। ओके, लाइक टिबिया के अंदर आ सकते हैं। लंग के कॉन्टिगन कैन अकर विदाउट द रिब फ्रैक्चर के बगैर भी लंग के कॉन्टिगन वगैरह डैमेज हो सकती होती है। ओके, अगर आपको पैटर्न स्किन ब्रूजिंग मिले, मतलब पैटर्न का मतलब है अगर किसी को लाइक गाड़ी का बम्पर लगा है तो वो बम्पर छप जाएगा, तो ऑर्गन इंजरी को इंडिकेट करता है। अगर स्टेबल पेशेंट है तो आपने CT स्कैन, अगर अनस्टेबल पेशेंट तो अल्ट्रासाउंड करते होते हैं, फास्ट करते होते हैं। क्लियर? ओके, ये आ जाएगा। बाकी इंग्वाइनल हर्निया पे आ जाते हैं। इंग्वाइनल हर्निया प्री मैच्योर बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, और इंग्वाइनल हर्निया पता है राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, 15% केस में बायलैटरल होते हैं। मोस्टली ये इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वाले तो आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस वजाइनालिस है वो पेटेंट होती है। ओके, सही हो गया। अब इसमें निशानी क्या होती है? इसमें आपको लंप मिलता है, इंग्वाइनोसक्रोटल स्वेलिंग होती है जो कि स्ट्रेनिंग पे या कफ पे बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर लगा रहा है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा रहा होता है। ओके, अगर हर्निया इनकार्सिरेटेड होते हैं, ओके, यानी वापस नहीं जा रहे, तो आप जेंटल प्रेशर ला के वापस कर सकते होते हैं। ओके, इन्फेंट में ये हाइड्रोसिल की तरह क्या करते हैं? ये ट्रांसल्यूमिनेट होते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर रिडक्शन नहीं हो रही जेंटल प्रेशर से तो इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। ओके, सही हो गया। इन्फेंट्स में आपने बहुत जल्दी रिपेयर करना होता है ताकि स्ट्रैंगुलेशन ना हो। ओके, सही है। बाकी हर्नियल सैक को आइसोलेट करना, लाइगेट करना और डिवाइड करना होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस, अब कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस वो टेस्टिस होते हैं जो कि बेस ऑफ स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं लेकिन रिट्रैक्ट हो जाते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होते हैं? ओके, ये अनडिसेंडेड टेस्टिस जो कि जिनको क्रिप्टोरकाइडिज्म बोलते हैं, पाल्पेबल या इम्पाल्पेबल हो सकते हैं, लेकिन वो इन द या अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट होते हैं, यानी नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट के अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। जो एक्टोपिक टेस्टिस होते हैं वो नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट से बाहर होते हैं। इसके बाद है कि अगर पाल्पेबल अनडिसेंडेड टेस्टिस है, यानी अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस पाल्पेबल नहीं हो रहे तो आपने सिंगल स्टेज ऑर्किडोपैक्सी करनी होती है।
होती है। ओके, और अगर इम्पाल्पेबल है तो इस केस में भी आपने क्या करनी होती है, सिंगल स्टेज ऑर्किडोपैक्सी करनी होती है। ओके, और ऑर्किडोपैक्सी आपने 1 साल से पहले करनी होती है, क्यों? क्योंकि अदरवाइज इनफर्टिलिटी, मैलिग्नेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्क्रोटम है। एक्यूट स्क्रोटम में 2 ही कंडीशन आपने रट्टा मार लेनी है, एक है एपिडिडिमोऑर्काइटिस और दूसरा टेस्टिकुलर टॉर्शन। ओके, जो आपका एपिडिडिमोऑर्काइटिस होता है और टेस्टिकुलर टॉर्शन क्या होता है, काफ़ी पेनफुल होता है और इसी को आपने रखना होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन कैन प्रेजेंट विद एक्यूट इंग्वाइनल या एब्डोमिनल पेन होता है और इसमें आपने फौरन सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है। अगर टेस्टिकुलर टॉर्शन को हम एक्सक्लूड ना कर पा रहे हो तो आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन आपने करनी होती है। अगर टॉर्शन ऑर्किडोपैक्सी पे कंफर्म्ड हो गया है तो कंफर्म हो गया है तो आपने ऑर्किडोपैक्सी दोनों साइडों पे करनी है। ओके, सही हो गया। जो टॉर्शन ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडिज है वो प्यूबर्टी से पहले होता है। ओके, और इसके डिफरेंशियल के अंदर इनकार्सिरेटेड इंग्वानल हर्निया रखना होता है। इसके बाद सिरकमसिजन आ जाती है। सिरकमसिजन 2 टेक्निक होती है, प्लास्टिबल और डाइसेक्शन स्लीव मेथड होता है। ओके, तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है कि अगर क्या है, ब्लैनोपोस्थाइटिस हो गया है, पैराफिमोसिस है, बीएक्सओ क्या होता है? आपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहा है। ब्लैनोपोस्थाइटिस, फिमोसिस, पैराफिमोसिस या ट्रॉमा की वजह से सकारिंग हो गया है। बाकी रिलीजियस पर्पस के लिए भी कर सकते होते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? सर्कमसिजन से ब्लीडिंग हो सकती है, पुअर कॉस्मेसिस है कि कुछ या तो ज़्यादा स्किन रिमूव कर ली है तो वो थोड़ी स्किन रिमूव किया है, या ट्रॉमा हो सकता है। इसके बाद है इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोनिक स्टेनोसिस। ये 2 से लेकर 8 वीक्स में यानी 2 महीने पर जाके प्रेजेंट करता होता है। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। टेस्ट फीड या अल्ट्रासाउंड डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। गैस्ट्रिक पैरालिसिस आपको फील होती है, लेफ्ट टू राइट जा रही होती है और ये ओलिव लाइक मैस आपको देखने को मिलता है एपिगैस्ट्रियम में। इसमें आपको हाइपोकोलोरेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलती है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया देखने को मिलता होता है। तो आपने क्या करना होता है? आपने KCl देना होता है और आपने नॉर्मल सलाइन आपने इस्तेमाल करना होता है, हाफ नॉर्मल सलाइन है, और पाइलोरोमायोटोमी करेगा सर्जरी के लिए। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेप्शन। सारे बच्चों वाले डिजीज है। इंटरसेप्शन में बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है, और इंटरसेप्शन में आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर देखने को मिलते हैं। चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आपको कोलिक एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है? आपको अब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है। कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन को ऑब्स्टिपेशन कहते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, इंटरसेप्शन को शुड बी कंसीडर्ड इन एनी इन्फेंट, कि किसी भी इन्फेंट में अगर ब्लडी स्टूल आ रहे हैं तो आपने इंटरसेप्शन को सबसे पहले ऊपर रखना होता है और ये 2 से लेकर 24 महीनों में काफ़ी कॉमन होता है। मैनेजमेंट ऑफ इंटरसेप्शन क्या होती है? इंटरसेप्शन में ये होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टेलेस्कोप का जाता होता है। मोस्ट केसेस इलियोकोलिक होते हैं और बोवल इन्फेक्शन हो सकती है। डायग्नोस अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन से बनाना होता है। ये अनीमा से भी कर सकते हैं। अनीमा के लिए डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों होता है। ओके, बाकी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की रिससिटेशन ज़रूरी होती है। ओके, बाकी जो मोस्टली होते हैं नॉन ऑपरेटिवली मैनेज होते हैं यूजिंग एयर अनीमा। लेकिन अगर पैरोटिनाइटिस का परफोरेशन है तो आपने सर्जरी करनी होती है। ओके, सर्जरी में क्या है कि आपने रिसेक्शन करना होता है और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करनी होती है। ओके, इसके बाद है वर्कअप ऑफ चिल्ड्रन इन एक्यूट एब्डोमिनल पेन। कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो क्या क्या करवाना होता है? CBC करानी होती है, CRP कराना होता है। ओके, यूरिन डायलिसिस कराना होता है, माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर कराना होता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना होता है। बाकी दूसरे टेस्ट कर सकते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बाकी एब्डोमिनल रेडियोग्राफ हो गया, स्पेशली उन बच्चों पे जिनमें पेन और वॉमिटिंग हो रही है। प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ हम मेनली उसमें करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ओके, सही हो गया। अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कर सकते होते हैं। ओके, अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस को कैसे डायग्नोस करते हैं? इसके लिए एक स्कोर होता है अल्वेराडो स्कोर, ये आपने सिस्टेमिक सर्जरी में पढ़ना है। इसमें एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, लो ग्रेड फीवर होता है। अल्वेराडो स्कोर के मुताबिक ये होता है कि टेंडरनेस आपको राइट इलिक फोसा में देखने को मिलती है, गार्डिंग होती है और जो पेन होता है और सॉरी पेरिम्बलाइकल पेन, इनिशियली पेरिम्बलाइकल पेन है फिर वो राइट इलिक फोसा में पेन में शिफ्ट हो जाता है। और आपने राइट लोअर लोब नमूनिया इसको सबसे पहले आपने एक्सक्लूड करना होता है। सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आफ्टर रिससिटेशन एंड एंटीबायोटिक, अपेंडेक्टमी करते होते हैं। बाकी रेयर कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, इसमें मैकल्स डायबिटिकुलम है, कॉन्स्टिपेशन, UTI, स्कैरियसिस है, ये आ जाएगा। स्वालोड एंड इनहेल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो स्वालोड के अंदर ज़्यादातर बच्चे जो चीज़ें निकल जाते हैं उनको स्पॉन्टेनियसली निकल जाती है, लेकिन बैटरीज का आपने खास क्या रखना होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो बैटरीज को जब भी बैटरीज आए तो आपने फ़ौरन वॉच करना, और क्योंकि उनको बहुत जल्दी आपने बॉडी से निकालना है क्योंकि लीक हो जाती है और डैमेज कर देती है। ओके, ठीक हो गया। और अगर कोई चीज़ एयरवे में यानी ट्रैकिया में और इसोफेगस में फंसती है फॉरेन बॉडी तो आपने इसको फ़ौरन निकालना होता है। कॉन्जेनाइटल कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो क्या क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज होते हैं? अडल्ट में तो आपको पता है कि हर्निया, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस, एडहियन, ये सब था। इंटेस्टाइनल एट्रेजिया ये हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसमें इंस्पिसेटेड या जो थिक मिकोनियम होता है, विस्कस मिकोनियम होता है। इंटेस्टाइनल मैल रोटेशन है।